नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे कोडेक्स के 2026 वर्जन के अंदर गोता लगाने वाले हैं। हमारा मेन फोकस इस बात पर होगा कि इंजीनियरिंग टीम्स आखिर कैसे कोडेक्स को एक फुल फ्लेज्ड कोडिंग एजेंट के तौर पर अपने डेली वर्कफ्लो में इस्तेमाल कर सकती हैं। कोई टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए सीधा टॉपिक पर आते हैं। देखिए, कोडेक्स अब पहले जैसा नहीं रहा। वो दिन गए जब ये सिर्फ कोड के छोटे छोटे स्निपेट्स जनरेट करता था या आधी अधूरी लाइंस को ऑटो कंप्लीट करता था। अब ये एक पूरा का पूरा एजेंटिक प्रोडक्ट लेयर बन चुका है। आसान शब्दों में कहें तो ये पूरे कोड बेस का कॉन्टेक्स्ट समझता है, एक साथ दर्जनों फाइलों को एडिट कर सकता है और काफी कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप डेवलपमेंट टास्क को खुद हैंडल कर सकता है। ये इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। तो आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह है। 1. बेसिक ऑटो कंप्लीट से आगे। 2. द कोड जनरेशन इंजन। 3. CLI और IDE वर्कफ्लो। 4. MCP के साथ API इंटीग्रेशन। 5. रियल वर्ल्ड यूज केसेस और 6. लिमिटेशंस और रियलिटी चेक्स। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, बेसिक ऑटो कंप्लीट से आगे। आखिर एक प्रोडक्ट लेयर एक सिंपल मॉडल से अलग कैसे होता है? इसके पीछे का असली मैजिक है इसका नया इंजन यानी GPT 5.5। इसके अपग्रेड्स लिटरली माइंड ब्लोइंग हैं। अब इसमें 1 मिलियन टोकन की कॉन्टेक्स्ट विंडो मिलती है। इसका मतलब है कि ये बहुत बड़े बड़े कोड रिपोजिटरीज को एक ही बार में पढ़ और समझ सकता है। लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट रिट्रीवल को नापने वाला इसका MRCR V2 स्कोर जंप करके 74.0% हो गया है। और अगर टर्मिनल ड्रिवन वर्कफ्लो की बात करें तो टर्मिनल बेंच 2.0 पर ये 82.7% स्कोर कर रहा है। साफ है, ये अब कोई आम चैटबॉट नहीं रहा। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द कोड जनरेशन इंजन। चलिए देखते हैं कि ये मॉडल असल में कोड जनरेट और सिंथेसाइज कैसे करता है। 77.5% का ये नंबर बहुत ही क्रिटिकल मैट्रिक है। इसका मतलब है कि जब मॉडल को 100 सैंपल्स दिए जाते हैं तो डॉकस्ट्रिंग से एकदम फंक्शनल पाइथन कोड जनरेट करने का इसका पास रेट 77.5% होता है। ये हमें बताता है कि अगर हम इटरेशन करें और कई सारे सैंपल्स जनरेट करें तो सक्सेस रेट कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहीं पर पास एट के का कॉन्सेप्ट आता है। पुराने मैच बेस्ड मीट्रिक्स जैसे ब्लू स्कोर कोड की असल फंक्शनैलिटी को सही से नहीं नाप पाते थे, क्योंकि ऑब्वियसली एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 10 तरीके हो सकते हैं, है ना? टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट में अगर जनरेट किए गए केस सैंपल्स में से कोई एक भी सारे यूनिट टेस्ट पास कर ले तो समझो प्रॉब्लम सॉल्व। ये मॉडल मल्टीपल सैंपल्स बनाता है और उन्हें ह्यूरिस्टिक रैंकिंग से फिल्टर करता है, एकदम रियल वर्ल्ड डेवलपर्स की तरह। नेक्स्ट है सेक्शन 3, CLI और IDE वर्कफ्लो। डेवलपर एनवायरनमेंट में इस एजेंट के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके क्या-क्या हैं, आइए समझते हैं। यहाँ हमारे पास दो एकदम अलग अप्रोच हैं। पहला है कोडेक्स CLI, जो पूरी तरह से टर्मिनल फर्स्ट है। ये एकदम लाइटवेट है, स्क्रिप्टेबल है और हेडलेस मोड में भी चलता है। उन डेवलपर्स के लिए ये एकदम परफेक्ट है जिन्हें लोकल टर्मिनल और CI/CD पाइपलाइंस पर फुल कंट्रोल चाहिए। और दूसरा है IDE एक्सटेंशन, जैसे VS कोड या कर्सर के लिए। ये आपको एक बहुत ही स्मूथ विजुअल पेयर प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस देता है, जहां ये आपकी ओपन फाइल से अपने आप कॉन्टेक्स्ट उठा लेता है। अब सवाल ये है कि ये सिस्टम बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल कैसे करता है। खैर, ये agents.md जैसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स का यूज़ करता है। ये फाइल्स इसके लिए एक चीट शीट की तरह काम करती हैं। कोडेक्स पहले इसे पढ़ता है, फिर plans.md जैसे स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स को पार्स करता है। इसके बेसिस पर वो अपनी एक चेकलिस्ट रेडी करता है और फिर स्टेप बाय स्टेप रिपॉजिटरी में चेंजेस करता है। यही वजह है कि ये घंटों चलने वाले भारी भरकम रीफैक्टर्स को भी बिना किसी दिक्कत के अंजाम दे पाता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, MCP के साथ API इंटीग्रेशन। लोकल रिपॉजिटरी से बाहर निकलकर एक्सटर्नल टूल से ये कैसे जुड़ता है, ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ एंट्री होती है MCP की, यानी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। इसे आप एक ऐसा ब्रिज मान सकते हैं जो मॉडल को उसकी प्री ट्रेन्ड नॉलेज के बाहर की दुनिया से कनेक्ट करता है। ये एजेंट को एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज, टूल्स और API से रियल टाइम कॉन्टेक्स्ट फेच करने की परमिशन देता है। ये फीचर एक रियल गेम चेंजर है, क्योंकि ये कोडेक्स को हमारे पूरे टेक स्टैक के साथ कम्युनिकेट करने की ताकत देता है।
इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखकर आप हैरान रह जाएंगे। फिग्मा के इंटीग्रेशन से ये फ्रंट एंड डिजाइन्स को समझ सकता है। जिरा या लीनियर से ये सीधा टिकट्स का कॉन्टेक्स्ट पढ़ सकता है। डेटाडॉग से ये लाइव प्रोडक्शन लॉग्स खींच सकता है ताकि कोई बग फिक्स किया जा सके। कॉन्टेक्स्ट 7 के थ्रू ये हमेशा लेटेस्ट फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंटेशन से अपडेटेड रहता है। और आप अपने खुद के कस्टम सर्वर्स भी बना सकते हैं। कोडेक्स अब आइसोलेशन में काम नहीं करता, ये आपके पूरे इकोसिस्टम का एक एक्टिव हिस्सा बन जाता है। सेक्शन 5 रियल वर्ल्ड यूज केसेस। अब तक हमने कॉन्फ़िगरेशन की बात की, अब जरा इसे एक्शन में देखते हैं। इमेजिन कीजिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बग आ गया है। ऐसे हाई लेवरेज डिबगिंग वर्कफ्लो में आपको बस पूरा एरर स्टैक ट्रेस कॉपी करके प्रॉम्प्ट में पेस्ट करना है। फिर आप एजेंट से कह सकते हैं कि पूरे कोड बेस में नेविगेट करके इस एरर का रूट कॉज यानी असली जड़ खोज कर निकालें। और इसका रिस्पॉन्स? वो सिर्फ एक लाइन का फिक्स नहीं होता। एजेंट पहले रूट कॉज को आइडेंटिफाई करता है, लेकिन वो वहीं रुकता नहीं है। वो एक जेनेरिक कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कई फाइलों में स्ट्रक्चरल रीफैक्टरिंग करता है और यहाँ तक के एज केसेस को कवर करने के लिए नए यूनिट टेस्ट भी खुद लिख देता है। पूरा का पूरा काम एक झटके में। ऑटोमेशन का एक और कमाल का यूज केस देखिए। हेडलेस एसडीके का यूज करके आप CI/CD पाइपलाइंस में कुछ इस तरह का प्रॉम्प्ट सेट कर सकते हैं। कोड क्वालिटी के इश्यूज के लिए इस ऐप को एनालाइज करो और आउटपुट को स्ट्रिक्टली एक प्रोवाइडेड जेसन स्कीमा के फॉर्मेट में ही दो। इस एक प्रॉम्प्ट से पूरी कहानी बदल जाती है। ये कोडेक्स को सिर्फ एक कोड जनरेटर से अपग्रेड करके इंजीनियरिंग टीम्स के लिए एक ऑटोमेटेड क्वालिटी गेट बना देता है। ये पुल रिक्वेस्ट्स का रिव्यू करता है, कोड मर्ज होने से पहले क्रिटिकल बग्स को फ्लैग करता है और ऑटोमेटेड फिक्सेस को सीधे ब्रांच में पुश भी कर सकता है। जरा सोचिए, ये डेवलपर्स का कितना टाइम और एफर्ट बचाएगा। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, सीमाएं और वास्तविकता। किसी भी टेक टीम का भरोसा जीतने के लिए इस टूल की लिमिटेशंस को समझना बिल्कुल क्रूशियल है। एक बात एकदम क्लियर है कि जब प्रॉम्प्ट कॉन्टेक्स्ट में छोटे-मोटे सटल बग्स डाल दिए जाते हैं तो मॉडल की परफॉर्मेंस एकदम से गिर जाती है। मॉडल की ये प्रॉम्प्ट सेंसिटिविटी हमें साफ-साफ बताती है कि अगर आपका कॉन्टेक्स्ट फ्लॉड है तो आउटपुट भी खराबी आएगा। कोडेक्स को सही से काम करने के लिए बहुत ही प्रिसाइज इंजीनियरिंग और एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस चाहिए होते हैं। इसके अलावा AI जेनरेटेड कोड के सिक्योरिटी रिस्क्स भी होते हैं। सबसे बड़ा डेंजर है ऑटोमेशन बायस, मतलब जब डेवलपर्स, खासकर नए प्रोग्रामर्स, बिना सोचे समझे मॉडल के कोड पर पूरी तरह डिपेंड हो जाते हैं। ये गलती से इनसिक्योर कोड या वल्नरेबल डिपेंडेंसीज को प्रोजेक्ट में ला सकता है। इसलिए ह्यूमन ओवरसाइट और मैनुअल चेक्स की जरूरत आज भी उतनी ही है, बल्कि शायद पहले से कहीं ज्यादा। सिस्टम लेवल पर भी कुछ हार्ड लिमिट्स हैं। कोडेक्स एक बाउंड्री के अंदर वाले टास्क बहुत अच्छे से करता है, लेकिन ये एकदम नोवेल आर्किटेक्चर डिसीजंस नहीं ले सकता। ये क्रॉस टीम बाउंड्रीज को नहीं समझता क्योंकि इसे दूसरी टीम्स के रोड मैप का आइडिया नहीं होता। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्रोडक्शन डेटाबेस माइग्रेशन जैसी चीज़ों के लिए जहां सीधा प्रोडक्शन स्टेट चेंज हो रहा हो, वहां इंसानी अप्रूवल मस्ट है। मशीन को डायरेक्ट चाबी नहीं दी जा सकती। तो ये सब हमें सोचने पे मजबूर करता है। अगर एजेंटिक वर्कफ्लोज, बॉयलरप्लेट कोड, बेसिक डिबगिंग और कोड रिव्यू जैसे कामों को ऑटोमेट कर रहे हैं, तो 2026 और उसके बाद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल क्या होगा? कोडिंग के इन बेसिक मैकेनिक्स से फ्री होकर हम किस तरह की नई और कॉम्प्लेक्स बाउंड्रीज को पुश करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।